भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे हो सकती है। दरअसल इस महीने के आखिर में 5 राज्यों यानी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। इस बीच बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के लिए एक बार फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इन सभी 5 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 8 जबकि असम में 3 चरणों में मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान कराया जाना है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान 27 मार्च और आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। असम में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि 6 अप्रैल को अंतिम चरण का मतदान होगा। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह 14 और 15 मार्च को पश्चिम बंगाल और असम के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह 14 मार्च यानी कल खड़गपुर में रोड शो करने जा रहे हैं। इसके बाद वो वहां 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। ये रैलियां बांकुरा जिले के झारग्राम और रानीबंध में होंगी। इसी दिन अमित शाह असम का दौरा भी करेंगे और वहां के तिनसुकिया जिले के मार्घेरिटा और शिवसागर के नाजिरा में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं 15 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी के टाउन हॉल में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार बंगाल में अमित शाह बीजेपी के उन 122 कार्यकर्ताओं के परिवार वालों से भी मिलेंगे, जिनकी बंगाल राजनीतिक हिंसा के चलते हत्या कर दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 मार्च को पुरुलिया, 20 मार्च को कोंटाई और 21 मार्च को बांकुरा में जनसभाएं रखी गई हैं। इसी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी 19 मार्च को पुरुलिया के बलरामपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे राकेश टिकैत आज पश्चिम बंगाल में जनसभा करने वाले हैं, जहां राकेश टिकैत नंदीग्राम और कोलकाता में महापंचायत करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि वो आज पश्चिम बंगाल में मीटिंग करेंगे, नंदीग्राम और कोलकाता में पंचायत करेंगे। दोनों जगह के किसानों से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि क्या उन्हें एमएसपी का फायदा मिल रहा है। वहां सभी चीजों पर चर्चा होगी। टिकैत ने आरोप लगाया है कि देश के किसान बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं। वो पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर भी चर्चा करेंगे और बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल के पक्ष में अपील या किसी के समर्थन में अपील करने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। टिकैत ने स्पष्ट किया है कि वो पश्चिम बंगाल वोट मांगने भी नहीं जा रहे हैं। ममता बनर्जी से मुलाकात को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि मेरा उनसे मुलाकात करने का कोई कार्यक्रम नहीं है, हम सिर्फ कृषि कानूनों पर बात करने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत G23 के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। पिछले कुछ समय से G23 के नेता कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र की मांग करते रहे हैं। हालांकि स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनमोहन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व क्रिकेटर और सांसद रहे अजरुद्दीन समेत कई नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट में G23 के नेताओं के नाम नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा और राज बब्बर जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं होने की वजह से सियासी अटकलें अब तेज हो गई हैं। कुछ दिन पहले इन सभी नेताओं ने पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र की बात उठाई थी और अपने बयानों को कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी बताया था। इधर दिल्ली में शुक्रवार को सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में ओमान चांडी, रमेश चेन्निथलला समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कोलकाता के SSKM अस्पताल से शुक्रवार को डिस्चार्ज कर दिया गया। ममता बनर्जी व्हीलचेयर से अस्पताल से बाहर आई। ममता को अस्पताल से डिस्चार्ज करने से पहले डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में ममता को 48 घंटे के मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहने को कहा गया था, लेकिन ममता डिस्चार्ज होना चाह रही थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मेडिकल एडवाइस देते हुए उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी। डॉक्टरों ने जानकारी दी है कि ममता के पैर में लगी चोट में अब काफी सुधार है। डॉक्टरों ने ममता को 7 दिन बाद फिर से चेकअप के लिए बुलाया है। बंगाल बीजेपी के नेता निर्बन गांगुली ने ममता को जल्द डिस्चार्ज किए जाने पर तंज कसा और कहा कि इससे पता चलता है कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। जाहिर है कि सीरियस नहीं है मामला, इसलिए उनको डिस्चार्ज किया गया, तो बहुत अच्छा है। बीजेपी ने ममता को चोट लगने के वक्त वाला रॉ वीडियो जारी करने की भी मांग की है।
वीडियो पब्लिक में आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, ताकि लोग सच जान सकें। शुक्रवार को हुई क्वाड शिखर वार्ता में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 4 देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नीति दुनिया के कल्याण की है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पर विश्वास करता है। It is good to be among the friends. Excellencies, we are united by our democratic values. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change, and emerging technologies, make the Quad a force for global good. क्वाड सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार एक साथ दिखे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने नमस्ते कहकर अभिवादन किया। Namaste. Good morning, konnichiwa, and from Australia, g'day. शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद से मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी वसीम रिजवी के खिलाफ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए याचिका दाखिल की गई है और इन 26 आयतों को कुरान से हटाने की मांग करने के पीछे जो वजह उन्होंने बताई है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि इन आयतों को कुरान के बाद में शामिल किया गया है। कुछ आयतों के जरिए आतंकी सबक ले रहे हैं और उनका जहन कट्टरपंथ की तरफ बढ़ रहा है। कत्ल करने के लिए तुमको छूट दी गई है, काफिरों का कत्ल कर दो। ये तमाम चीजें हैं जो हमने अपनी पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। वसीम रिजवी की पीआईएल के बाद मुस्लिम समाज में कई तरह की बातें होने लगी हैं। कुछ गुटों में गुस्सा भी देखा जा रहा है। कुछ गुट इस मुद्दे पर बैठकें भी करने जा रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की वर्षगांठ के मौके पर शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि भारत आरएसएस की अगुवाई वाली तानाशाही ताकतों की जकड़न में घिरता जा रहा है। राहुल गांधी ने पोस्ट में लिखा है कि गांधी जी के दांडी मार्च ने पूरी दुनिया को आजादी का साफ संदेश दिया था। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत आरएसएस की अगुवाई वाली अधिनायकवादी ताकतों की गिरफ्त में आता जा रहा है। ऐसे में हमें सामूहिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी निजी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहिए। राहुल गांधी का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहले कांग्रेस अपनी पार्टी के लोकतंत्र को बचा ले। कांग्रेस इस हाशिए पर आई है क्योंकि इनके नेताओं की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है, लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। वहीं खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी के बयान को तूल देने की जरूरत नहीं है, वो सोच समझकर बयान नहीं देते। उनके बातों को हम ज्यादा तवज्जो देंगे तो देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो सोच समझ करके बात नहीं करते हैं। एक दिन पहले ही राहुल गांधी भारत को अलोकतांत्रिक बता चुके थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में तिरंगा फहराने संबंधी दिल्ली सरकार के फैसले का विरोध करने पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश सभी का है, देशभक्ति पर राजनीति जायज नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि देश का तिरंगा दिल्ली में नहीं तो क्या इस्लामाबाद में फहराया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब से ये ऐलान किया गया है तब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह देश में पहली बार होगा कि स्कूलों में देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा। घर घर के अंदर भगत सिंह पहुंचाए जाएंगे। बाबा साहब का विचार घर घर तक पहुंचेगा। पूरी दिल्ली में 500 जगहों पर तिरंगा फहराया जाएगा। दिल्ली में जगह जगह 500 जगह हम लोग बड़े बड़े तिरंगे लगाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राम मंदिर तैयार होने के बाद दिल्ली सरकार के बुजुर्गों को अयोध्या यात्रा कराने के फैसले का विरोध करने वालों पर भी सवाल उठाए।